this is Soumya Agarwal and I welcome you to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. Hey people, welcome to the lecture 1 of CA Final AFM Theory. So we are going to start with the most important chapter for CA Final AFM Theory, and that is going to be Startup Finance. Now ये जो वीडियोस हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सो लेट मी क्लियर यू दैट और उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स. सो सी, आप लोगों के पास में नोट्स आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी के होंगे ही. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम लोग एक क्विक मेमोराइजेशन करेंगे, क्विक रिकॉल करेंगे रादर देन मेमोराइजेशन. मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दूंगी जो मैंने यूज़ करी हैं, और आप क्या कर सकते हो, आप अपने नोट्स में उन मेमोरी टेक्निक्स को लिख सकते हो वाइल वॉचिंग द वीडियो. और अगर आपने कोई और मेमोरी टेक्निक यूज़ की है सो पॉज द वीडियो और उस टॉपिक को रिवाइज करना. सो मेन जो यहाँ रहेगा फोकस मेरा वो रहेगा कि जो मैंने मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करी हैं वो आपके साथ शेयर करना, और जो टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में उसको क्विकली रिवाइज करना. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ डिटेल्ड रिविजन, वी आर जस्ट गोइंग टू क्विकली रिकॉल, बिकॉज मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं और ये मैं जो वीडियो है ये अपने लिए बना रही हूँ, बट आई थॉट कि हो सकता है कि इससे किसी को बेनिफिट हो जाए, एंड दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. कोई भी आपको और हेल्प मेरी तरफ से चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो. मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसमें मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर डाल रही हूँ व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AFM. तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. सो लेट्स बिगिन. पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टार्टअप इनिशिएटिव. अब मैं जो हूँ अजय अग्रवाल सर के नोट से पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे क्लासेस ली थी. आपकी जो भी फैकल्टी हैं उनके आप नोट्स यूज़ करो, या फिर आपके पास अगर किसी के नोट्स नहीं है देन इट्स बेटर कि आप जो मॉड्यूल खोल लो अपने पास में, वरना जो भी आपके फैकल्टी हैं उनके नोट्स खोल लो. ठीक है. तो पहला टॉपिक जो है दैट इज़ स्टार्टअप इंडिया फाइनेंस, सॉरी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. तो इस वाले टॉपिक में क्या दे रखा है ना, इस वाले टॉपिक में हमको जो है ये वाला जो टॉपिक है ये MCQs में बहुत बार टेस्ट किया जाता है. तो इसमें हमको जो मेन चीज़ें याद रखना है वो ये रखना है कि एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ ये है एक पर्सन निखिल. मैंने जो मेमोरी टेक्निक यूज़ की है ना मैं आपको वो बता रही हूँ. आप चाहो तो छोटा सा ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, स्टिकी नोट्स बना सकते हो ऐसे. तो निखिल ने क्या सोचा ना, निखिल ने सोचा कि यार ये लोगों को लोन लेना होता है तो एक ना बहुत लंबा चौड़ा इनको प्रोसेस करना होता है. तो इसने सोचा क्यों ना मैं एक डिवाइस बना दूँ, एक ऐप बना दूँ, या आप ऐप कह सकते हो डिवाइस कह सकते हो, जिससे ये जो लोन का प्रोसेस है ना ये बहुत क्विक हो जाए. तो लोन का प्रोसेस उसको क्या करना था, क्विक करना था. और इसके लिए निखिल ने क्या सोचा कि मैं जो हूँ एक ऐप बना देता हूँ, एक डिवाइस बना देता हूँ जिसका यूज़ करके लोग क्या कर सकते हैं, लोन क्विकली ले सकते हैं. ठीक है. हम स्टोरी के साथ में कर रहे हैं ये टॉपिक को सो दैट ये इंटरेस्टिंग और आपको याद रहे. अब जो है निखिल ने ये सब सोचा. अब निखिल जब उसने ये सोचा, मतलब वो एक स्टार्टअप का आइडिया लेकर के आया अपने माइंड में. तो उसने सोचा कि मैं एक बार कंडीशंस तो चेक कर लूँ कि क्या मैं इस क्राइटेरिया में फिट हो भी रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ. तो उसने जब कंडीशंस देखी ना तो उसने क्या क्या कंडीशंस देखी, तो उसने कंडीशंस देखी कि जो एंटिटी है ना वो स्टार्टअप केवल 10 साल के लिए रहेगी. मतलब कि सपोज निखिल ने इसका नाम रखा लोन वाला जो ये ऐप था या डिवाइस था, इसका नाम उसने रखा माइक्रो POS. ठीक है, माइक्रो POS ये नाम रखा उसने. अब ये उसके स्टार्टअप का नाम हो गया. तो ये जो स्टार्टअप है, ये इसकी जो एंटिटी है माइक्रो POS, ये कब तक स्टार्टअप कहलाएगी, केवल 10 साल तक के लिए. यानी कि जैसे हम लोगों की जो वोटिंग की लीगल एज है वो क्या है इंडिया में, 18 ईयर्स है. उसी तरह से स्टार्टअप की लीगल एज क्या है, 10 ईयर्स है. ठीक है, इस बात से ध्यान रख लो. फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10 साल तक के लिए एक एंटिटी को आप स्टार्टअप कह सकते हो, उसके बाद में आप उसको स्टार्टअप नहीं कह सकते. सो दिस इज़ द कंडीशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन उसको क्या पता लगी, सेकेंड कंडीशन उसको ये पता लगी कि वो जो है
स्टार्टअप 10 ईयर्स तक तब कहलाई जाएगी अगर वो जो है इनकॉर्पोरेटेड है एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर पार्टनरशिप, या फिर एलएलपी। इन तीनों फॉर्म्स में अगर हमने स्टार्ट करी अपनी कंपनी, अपनी एंटिटी, तो वो 10 ईयर्स तक स्टार्टअप कहलाएगी। ये तीन हैं आपके जो मोड्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यह पब्लिक कंपनी नहीं है कवर्ड। उसके बाद में जो टर्नओवर है वो आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस दिन भी ये टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया, उस दिन ये जो माइक्रो पीओएस है, ये जो इसकी एंटिटी है, ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। तो निखिल ने क्या करा, लोन के प्रोसेस को क्विक करने के लिए एक डिवाइस बनाई और ये इसने छोटी सी एंटिटी स्टार्ट करी जिसका नाम इसने रखा माइक्रो पीओएस। माइक्रो पीओएस केवल 10 साल के लिए ही स्टार्टअप कहलाएगा। ये स्टार्टअप तब कहलाएगा 10 साल के लिए अगर ये इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुआ है, यानी कि एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप या एलएलपी। लेट्स सपोज कि हमारे केस में माइक्रो पीओएस क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका टर्नओवर जिस दिन भी 100 करोड़ से एक्सीड हो जाएगा, माइंड माय वर्ड्स, 100 करोड़ से एक्सीडिंग, यानी कि अप टू 100 करोड़, ये क्या कहलाएगा, स्टार्टअप ही कहलाएगा। ठीक है, अप टू 100 करोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस दिन भी ये एक्सीड कर जाएगा उस दिन ये क्या हो जाएगा, स्टार्टअप की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ठीक है। एंड एक चीज़ और जो निखिल ने देखी वो ये देखी दैट जो आपका एंटिटी है ना, दैट शुड बी टुवर्ड्स इनोवेशन या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से बन रहा है। स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होना चाहिए, ये न्यू बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए ये। और ये जो है ये इनोवेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए काम करे। या फिर अगर वो एक स्केलेबल बिजनेस है तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और न्यू बिजनेस को ही हम एक स्टार्टअप कहेंगे। कभी भी अगर कोई कंपनी स्प्लिटअप हो रही है या रिकंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसको हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे। तो इस तरह से निखिल ने क्या करा, एक स्टार्टअप स्टार्ट करा जब उसने कंडीशंस और क्राइटेरिया को पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 1, दैट इज स्टार्टअप इनिशिएटिव। आई होप कि आपको सारी की सारी कंडीशंस याद हो गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ और उसका नाम है आपका इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। इनोवेटिव वेज कि किस तरह से हम अपने स्टार्टअप के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तो हम हमारे केस में कौन है जो स्टार्टअप ओपन कर रहा है, निखिल भाई साहब है। ठीक है, सो इनोवेटिव वेज क्या रहेंगे टू फाइनेंस। तो सबसे पहले तो अब जब भैया ड्रीम लेके खड़े हुए हो तो ऐसा तो है नहीं कि सबसे पैसे मांग मांग के अपना ड्रीम पूरा करोगे, कुछ पैसे तो खुद भी जोड़ रखे होंगे ना। सो वो आपका हो गया पर्सनल फाइनेंस। जो भी पैसा निखिल के पास में पर्सनल था, पर्सनल फंडिंग थी उसकी, उसका खुद का पैसा, उसकी खुद की सेविंग्स। ठीक है, उसके बाद में पर्सनल क्रेडिट लाइंस, यानी कि जो अपने बलबूते पे वो क्रेडिट लाइंस उसकी थी, लाइक क्रेडिट कार्ड वगैरह जो उसका था। ठीक है, उसके बाद में उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स, ये लोग तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे ही, राइट। सो फैमिली प्लस फ्रेंड्स, तो यहाँ 3 जगह से तो उसने अपने अपनों में ही क्या करा, जुगाड़ कर लिया पैसों का। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बहुत सारे एड्स आते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्राउड फंडिंग। अब इसमें क्या होता है, क्राउड फंडिंग में आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं वो अपना, कि हम इस तरह से एनजीओ में ये सर्विसेज दे रहे हैं, या हम ये टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा एम है और हमें इतने इतने पैसों की ज़रूरत है। या कई बार ये उसमें भी होता है जब कोई बीमार होता है और फंड इकट्ठा होता है। तो क्राउड फंडिंग क्या होता है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो निखिल ने सोचा कि मैं क्राउड फंडिंग भी मेरे पास में एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है, जिसमें मैं थोड़े थोड़े पैसे सब लोगों से कलेक्ट कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू,
और मैं जो हूँ अपने बिजनेस को फिनेंस कर सकूँगा। उसके बाद में एक और जो है पर्सनल सॉरी इनोवेटिव वे टू फाइनेंस एज स्टार्टअप, वो ये है कि पीयर टू पीयर फंडिंग। यानी कि पीयर का मतलब क्या हुआ, जो आप ही के कम्युनिटी के लोग हैं, आप ही के कलीग्स हैं, ठीक है, आप ही के कोलीग्स जो हैं या आप ही के जैसे सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपके ग्रुप है। तो उसमें क्या होता है कि पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और वो एक दूसरे को पैसे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पीयर टू पीयर लैंडिंग, यानी कि कुछ एक ग्रुप होता है लोगों का और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये लोग एक तरह से सपोर्टर्स होते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग। एक और होता है माइक्रो लोन्स। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, छोटा। अब माइक्रो लोन का मतलब क्या हुआ, माइक्रो लोन का मतलब ये हुआ कि छोटा लोन और लोअर इंटरेस्ट पे जब होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो लोन। तो वो भी एक तरीके का मेथड होता है। उसके बाद में आपके दो मेथड्स और होते हैं। तो एक मेथड होता है आपका वेंडर फाइनेंसिंग। ना दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। जो निखिल था ना, उसने क्या करा, माइक्रो पीओएस के लिए उसने क्या करा ना, माइक्रो पीओएस के ऐप को डेवलप करने के लिए जो जो भी उसको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उसने क्या करा, सपोज ए लिमिटेड उसको वो रॉ मटेरियल दे रही थी जो भी उसको उस ऐप को डेवलप या उस डिवाइस को डेवलप करने के लिए ज़रूरत थी, ठीक है। तो ए लिमिटेड के पास वो गया और उसने क्या बोला, पीओएस डिवाइस सप्लायर ने बोला कि आप जो हो, मतलब जिसने रॉ मटेरियल जिससे वो ले रहा था ना निखिल, तो उसने ये बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तुम पे अभी पैसे नहीं है तो तुम क्या करो ना, ये सारा रॉ मटेरियल ले जाओ, तुम पे जितने पैसे हो वो मुझे दे दो। तो निखिल ने कहा कि ये जितना भी अमाउंट बन रहा है ना, उसका केवल 40% पैसे मेरे पे है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम अभी मुझे 40% दे दो, और जब तुम्हारा ये प्रोडक्ट सेल हो जाए या तुम्हें प्रॉफिट हो जाए तब तुम मुझे रिमेनिंग 60% दे देना। तो उसने 40% उसी टाइम दे दिया और 60% उसने बोला कि मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो वेंडर फाइनेंसिंग मतलब जिससे आप, जो आपके मतलब मैन्युफैक्चरर हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनके पास जाके आपने क्या करा, उनके पास जाके आपने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने आपको एक तरह से उधार कह सकते हो, आपको मटेरियल दे दिया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चीज़ करते हैं। फिर होता है एक परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। ना दिस इज ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट, इसको भी ध्यान से सुनना। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। तो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में क्या होता है ना, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में ये होता है कि परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग की ना कंपनीज होती हैं, पीओ की कंपनीज होती हैं। तो पीओ की कंपनीज क्या होती हैं, पीओ की कंपनीज सॉरी परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनीज किस चीज़ के लिए बनी होती है ना, कि जैसे निखिल के पास में ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्डर। मतलब उसके पास में रिक्वेस्ट आने लग गई फॉर लोन्स एंड एवरीथिंग, बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो अब क्या करा जाए उस केस में, क्योंकि उसके पास में ऑर्डर आ गया है, उसको काम करना है उस ऑर्डर के लिए, तो वो क्या करेगा ना, वो एक तरह से जाएगा पीओ कंपनीज के पास में, परचेज ऑर्डर कंपनीज के पास में, और उनको वो ऑर्डर दिखा देगा। परचेज ऑर्डर कंपनीज के पास में कौन जाएगा, निखिल जाएगा, और वो क्या दिखा देगा, वो दिखा देगा जो उसके पास में परचेज ऑर्डर है, सो दैट ये कंपनीज भी तो वेरीफाई कर पाए ना कि इसके पास में ऑर्डर सच में आया है या ये झूठ बोल के हमसे पैसे ले जा रहा है। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या करेंगी ना, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग जो भी उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के लिए उसको पैसा चाहिए होगा रिक्वायर्ड, वो दे देंगी और बोलेंगे कि तुम अपना परचेज ऑर्डर कंप्लीट कर लो। जब तुम्हारी ये परचेज ऑर्डर हो जाए कंप्लीट, तुम सेल कर दो, तो जब पैसे आए तो तुम हमें दे देना, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। तो देखो वेंडर फाइनेंसिंग और परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में ये डिफरेंस है कि वेंडर फाइनेंसिंग में मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनीज में हम परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी से ले रहे हैं, मतलब परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में, ठीक है। नाउ नाइन्थ मेथड आपका क्या है, नाइन्थ मेथड है आपका फैक्टरिंग का, फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। नाउ व्हाट इज दिस फैक्टरिंग। तो देखो आपने क्या करा ना, आपने अपने कस्टमर्स को उधार पे कुछ बेचा सपोज, ठीक है। तो अब वो आपके लिए क्या हो गए, वो आपके हो गए डेटर्स या फिर रिसीवेबल्स। अब क्या हुआ ना, आपको उन लोगों ने बोला है कि हमको 3 महीने, आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम पैसे दे देंगे,
लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है आज। अब आप क्या करोगे, आप ये जो रिसीवेबल्स आपके पास पड़े हैं ना, यही आप किसी को बेच दोगे। ठीक है, तो यही आप क्या कर दोगे, बेच दोगे ये, सो दैट आपको, आपने आज की डेट में आपको पैसे चाहिए था, आपने इसको बेच दिया, तो जिससे आप पैसे ले रहे हो वो इससे रिकवरी कर लेगा और वो आपको आज की डेट में पैसा दे देगा। सपोज आपने ये मिस्टर सी को बेच दिया, सपोज निखिल ने मिस्टर सी को बेच दिया, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने अपने रिसीवर्स को मिस्टर सी को दे दिया और मिस्टर सी को बोला कि इन रिसीवेबल से आप रिकवरी कर लेना। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक्स खत्म हो गए। एक हमारा खत्म हो गया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और दूसरा हो गया इनोवेटिव फेज टू फाइनेंशियल स्टार्टअप। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो आपका थ्योरी में भी आ जाता है, थ्योरी में मतलब सब्जेक्टिव पार्ट में भी आ जाता है, और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का जनरली जो आता है वो आपका एमसीक्यूज में आता है, बट उसमें भी आ जाए थ्योरी में तो कह नहीं सकते हैं, राइट। पिच प्रेजेंटेशन, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेटेबल टॉपिक है, बिकॉज काफ़ी सालों से एक शो आ रहा है शार्क टैंक्स, और उसमें ये बहुत देखने को मिलता है, हर एपिसोड में आपको पिच प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। अब शार्क टैंक का जो एपिसोड होता है उसमें पिच प्रेजेंटेशन आपकी 20 मिनट्स की होती है, और उसके अलावा क्या होता है ना, उसके अलावा आपकी बाकी चीज़ें उसमें होती हैं कि वो अपना इंट्रो देते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं वो शार्क से, और फिर बाकी उनका सब इन्वेस्टमेंट वगैरह के डिसीजन का डिस्कशन होता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है ना, ये देने आया एक बंदा, और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इसका नाम है राज। ठीक है, राज आया है शार्क टैंक के सेट पे प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो शार्क्स के पास में उसने क्या करा, शार्क्स बोले कि ओहो राज, चलो पिच प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो राज ने पिच प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी। अब राज पिच प्रेजेंटेशन कैसे देगा, तो चलो देखते हैं। राज पिच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बताएगा कि मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन देगा। अब वो अपने फिल्मी स्टाइल में इंट्रोडक्शन नहीं देगा, वो इंट्रोडक्शन देगा अपनी स्टार्टअप का, क्योंकि यहाँ राज अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आया है कि नाम तो सुना ही होगा, वो बोलेगा कि ये मेरा स्टार्टअप है। अब लेट्स सपोज कि ये जो राज है ना, इसने क्या करा है, इसने एक स्टार्टअप खोला है, एंड लेट्स से कि इसके स्टार्टअप का नाम है SRK मोटर कार, SRK मोटर कार। अब ये जो इसकी SRK की स्टार्टअप है ना मोटर कार, तो इसमें क्या है ना, जैसे जो ऑटोमेटिक कार्स होती है ना, उसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है जो SRK है, जो राज है मतलब। तो उसने क्या करा है ना, उसने जो ऑटोमेटिक कार्स हैं उसी का ही एक ऐसा एडवांस्ड वर्जन निकाला है कि उससे कोई भी पर्सन जिसको ड्राइविंग का कोई भी आइडिया नहीं है, वो भी उसको अच्छे से ड्राइव करके एंड सेफली पहुंच के जा सकता है। तो ये उसने क्या करा, ये उसने एक न्यू, आपको अभी मैंने बताया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में कि कोई भी न्यू चीज़ ही आप, कुछ इनोवेटिव चीज़ ही आप अगर लेकर आ रहे हो, उसी को ही आप स्टार्टअप कहोगे। तो इसने क्या करा, उसने एग्जिस्टिंग तो थी ऑटोमेटिक कार, बट उसमें कुछ इनोवेशन लाया, कुछ इम्प्रूवमेंट लाया, और इससे उसने एक स्टार्टअप खोल लिया SRK मोटर कार प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उसने बताया कि मेरी स्टार्टअप है ये SRK मोटर कार प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में ये बताएगा कि इसकी टीम में कौन कौन है। तो इसकी टीम में कौन कौन है, इसकी टीम में दो लोग और हैं, एक तो है सिमरन और एक है सिमरन के पापा। लेट मी शो यू, इनकी टीम से भी मैं आपको मिलवा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ये ना DDLJ की आगे की स्टोरी है, इस वजह से यहाँ सिमरन और सिमरन के पापा एंड राज सारे के सारे लोग ना सेम टीम में ही है। तो SRK मोटर कार प्राइवेट लिमिटेड में सिमरन के पापा ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करा है राज को, ऑल्दो ये थोड़े गुस्से में है इस टाइम। तो ये राज ने क्या करा ना, शार्क्स को बताया कि मेरे स्टार्टअप के बारे में, मेरी टीम में कौन कौन है। फिर उसने तीसरी चीज़ जो बताई वो बताई प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता ही है ना कि ये शार्क्स कितना आर्ग्यू करते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो पहले से ही है,
राइट। तो इसने बताया कि पहले जो चीज़ थी, ऑटोमेटिक कार्स का कॉन्सेप्ट पहले था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसने बताया कि एक तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं थी, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक इन द सेंस थोड़ी बहुत नॉलेज आपको ड्राइविंग की होनी चाहिए अगर आपको वो ऑटोमेटिक कार भी चलानी है तो। इट्स नॉट दैट कि कोई भी चला ले। फिर शार्क्स तो आपको पता ही है कि वो लोग कितनी कितनी चीज़ें बताते हैं कि इस कंट्री में ऑलरेडी ऐसा आ गया है, यहाँ ऐसा आ गया है, वहाँ ऐसा आ गया है। तो फिर राज ने एक और प्रॉब्लम बताई कि आ तो गया है मैम, बट ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है जो और कंट्रीज़ में आई हैं। बट हमने क्या करा है, हमने इन कार्स का ऐसा कंसेप्ट निकाला है कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, कि कोई भी चला ले उसको, एक 10 साल का बच्चा भी आराम से चला ले। उसको सिर्फ जो है लोकेशन डालनी होगी, बटन प्रेस करना होगा और कार चल देगी। और ये कॉस्टली भी नहीं है, ये ऐसी है कि कोई भी इसको अपने बजट के अंदर खरीद सकता है। तो राज ने क्या बताया, राज ने बताया शार्क्स को 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही बताया कि ये प्रॉब्लम्स थी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसके साथ में, और ये हम उसके सल्यूशंस लाए हैं। तो प्रॉब्लम प्लस सल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद में इसने ये बताया कि हम जो है हमारा अभी तक का मार्केट साइज हम कितना कैप्चर कर चुके हैं, और हम किस तरह से सेल्स करते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो हम क्या एड्स करते हैं, क्या करते हैं, उसने सब कुछ बता दिया कि हमारा ये मार्केट साइज़ है, यहाँ इतनी हमने अभी तक सेल कर ली है। फिर वो ये बताएगा कि वो उनके पास में क्यों आया है। तो वो ये बताएगा कि वो क्या प्रोजेक्शंस कर रहा है, कि इस मार्केटिंग और इस सेल्स के बेसिस पे उसको क्या रिस्पॉन्स मिला मार्केट से, और वो अब क्या सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, कि उसकी क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो वो जो है अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी प्रेजेंट यहाँ कर सकता है। उसके बाद में वो बताएगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, और हमने उनसे निपटने का भी क्या क्या सोच रखा है, और हमारा प्रोडक्ट उनसे किस तरह से डिफरेंट है, ये सब बताएगा। उसके बाद में वो अपने बिजनेस मॉडल को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। वो उस बिजनेस मॉडल में बताएगा कि हम जो है यहाँ क्या क्या प्रोसेस लगाते हैं, हमारे कौन कौन से कस्टमर्स हैं, हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, और हम जो है किस तरह से जो है पैसे कमाते हैं। लाइक हम जो है प्रमोशन के लिए इतने रेफरल्स को देते हैं, इतना कमीशन देते हैं। तो वो पूरा का पूरा सारी चीज़ें बिजनेस मॉडल की एक एक चीज़ डिटेल में वो बताएगा। और उसके बाद में वो ये बताएगा कि उसने अभी तक अपने स्टार्टअप में कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग ले रखी है। जैसे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग द स्टार्टअप। तो वो बताएगा कि मैंने अभी तक किस किस से जो है वो पैसे ले रखे हैं, और किस किस तरह से मैंने पैसे ले रखे हैं, कितना मेरा डेट है, कितना मेरा इक्विटी है, सारा कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताएगा, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट करा, कहाँ कहाँ से लोन लिया, ये सब भी बताएगा। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये राज इनको बता देगा ना, तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि इनको राज के स्टार्टअप में फंडिंग फाइनेंसिंग और करनी है या नहीं करनी है। और ये इन सब के लिए राज को कितना टाइम मिलेगा, केवल 20 मिनट्स मिलेंगे। 20 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। उसको बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ मैनर में अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट करना पड़ेगा, पिच प्रेजेंटेशन देना होगा। सो आई होप कि ये टॉपिक अब आपको कभी भी नहीं भूलोगे आप। इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केटिंग कैसे करता है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, किन लोगों से कंपटीशन है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या किस तरह से वो फाइनेंसिंग कर रहा है, ये 9 बातें राज क्या करेगा, शार्क्स को बता दे। इसी से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, और वो है यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न। तो अब ये जो हमारा राज है ना, इसका एक सपना था कि इसकी जो SRK मोटर कार प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो एक दिन यूनिकॉर्न बन जाए। अभी वो एक स्टार्टअप है और वो यूनिकॉर्न बन जाए। अब यूनिकॉर्न क्या होता है ना, यूनिकॉर्न होता है जब कोई भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन कितना हो जाता है, वैल्यूएशन टर्म पे ध्यान देना, $1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब क्या हुआ, 1 बिलियन का मतलब हुआ 100 करोड़। यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, वो होता है वैल्यूएशन। यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि इतना स्टार्टअप आपका सक्सीड हो गया या नहीं हो गया, या फिर उसका क्या रिस्पॉन्स है या क्या है। एक स्टार्टअप को आप यूनिकॉर्न तब कहोगे जब उसका वैल्यूएशन कितना हो जाता है,
$1 बिलियन। अब वैल्यूएशन आपको पता होगा कि 100 करोड़ से आपके दिमाग में आएगा कि हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कि एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में एक स्टार्टअप क्या होता है। ये एक स्टार्टअप जो है वो अप टू 100 करोड़ तक होना चाहिए। 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो क्या 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो यूनिकॉर्न बन जाएगा? नहीं। यहाँ आपको एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला जो 100 करोड़ वाला पॉइंट था ना, ये था आपके टर्नओवर के लिए। किसके लिए था ये? टर्नओवर के लिए। और वहाँ पे यूनिकॉर्न के कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है क्लियरली? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जब $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, उस दिन वो स्टार्टअप से क्या बन जाएगी? यूनिकॉर्न बन जाएगी, मतलब उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है। इसके फीचर्स भी सेम है कि न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, कंज्यूमर फोकस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हाई होनी चाहिए। और अगर कोई मतलब अगर कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1 बिलियन से कम होता है, $1 बिलियन से कम जिस दिन हो जाता है, उस दिन वो यूनिकॉर्न का स्टेटस भी खो देती है। अब यही कंपनी अगर जो है 10 बिलियन $10 बिलियन से जिस दिन ज़्यादा का वैल्यूएशन इसका हो जाएगा ना, उस दिन ये कंपनी क्या बन जाती है? ये कंपनी बन जाती है डेकाकॉन। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, डीकाकॉन या डेकाकॉन जो भी आप उसको बोले। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर है मोर देन, यहाँ पर है रीचेस, मतलब कि जिस दिन वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1 बिलियन हो जाएगी तो वो यूनिकॉर्न बन जाएगी, लेकिन जिस दिन वो ग्रेटर देन 10 बिलियन होगी उस दिन वो क्या बन जाएगी? डेकाकॉन बन जाएगी। और उसमें क्या था आपका टर्नओवर वाले के लिए? टर्नओवर वाले के लिए था कि आपका जो टर्नओवर है दैट शुड बी अप टू 100 करोड़। 100 करोड़ से ज़्यादा भी हो जाती है, अगर 101 करोड़ भी हो जाती है या 100 करोड़ वन भी हो जाती है तो फिर वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर है लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, और वहाँ पर क्या है? मोर देन और इक्वल टू 1 बिलियन, और वहाँ पर क्या है? मोर देन 10 बिलियन। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बट ये आपको ध्यान रखनी है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब यहाँ पर जो हम मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ते हैं ना, वो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ते हैं हम किस तरह से हम एक स्टार्टअप को फाइनेंस करते हैं। तो होता क्या है ना, जो आप लोगों ने ये इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप पढ़े थे, तो वो आपके कुछ आइडियाज़ थे, कुछ तरीके थे कि कैसे आप जो हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में कौन था? हमारे एग्जाम्पल में निखिल था। तो निखिल जो है किस तरह से पैसा इकट्ठा करेगा। अब हम निखिल वाली स्टोरी पे वापस से जा रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, राज वाली स्टोरी को अभी भूल जाना। ठीक है। तो निखिल ने क्या करा था? निखिल ने अपने स्टार्टअप खोला था ना, रुको मैं आपको याद दिला दूँ। ये देखो, आप शायद राज की स्टोरी से वरना कंफ्यूज हो जाओ। हम लोगों ने निखिल के बारे में पढ़ा था, कि किस तरह से निखिल जो है वो ऐप बना रहा था एक। ठीक है, एक ऐप बना रहा था निखिल। और वो क्या कर रहा था? वो उसके लिए ये देख रहा था कि मैं कैसे कैसे पैसे फाइनेंस कर सकता हूँ, जुगाड़ कर सकता हूँ पैसों का, क्या क्या मेरे स्टार्टअप के फीचर्स होने चाहिए, ये सब देखे थे ना निखिल ने। तो वही हम मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में यूज़ कर रहे हैं निखिल को ही। तो देखो, इसमें ना हम मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में भी वही बातें पढ़ेंगे, बस ये है कि ये थोड़ा सा ना ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन है कि आप फंड कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, कैसे अरेंज कर रहे हो इनोवेटिव वेज में। जैसे एक एक दो दो लाइन में आपको इसके बारे में बताया था, बट यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं कि किस तरह से आपके पास तरीके होते हैं फॉर अरेंजिंग फाइनेंस फॉर योर स्टार्टअप। तो यहाँ पे आपके 3 मोड्स होते हैं। फर्स्ट मोड होता है आपका बूट स्ट्रैपिंग, दूसरा मोड होता है आपका एंजल इन्वेस्टर्स, और तीसरा मोड होता है आपका वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। ये तीनों ही मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं इसमें अभी आपको एक जो मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ ना, उससे आपको ये बहुत ईजिली हो जाएगा। तो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं? मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम लोग पहले पढ़ रहे हैं बूट स्ट्रैपिंग के बारे में। अब बूट स्ट्रैपिंग में हम देख लेते हैं क्या है। निखिल जो है हमारा, निखिल को क्या करना था? निखिल को एक ऐप बनाना था ना, लोन्स के लिए, माइक्रो पीओएस ऐप बनाना था उसको, है ना। तो अब यहाँ पर निखिल फंड कैसे अरेंज करेगा?
तो हम लोगों ने इनोवेटिव वेज में भी सबसे पहले यही पढ़ा था कि खुद का पैसा, भाई स्टार्टअप खोलने बैठे हो, खुद के पास थोड़ा पैसा तो होना चाहिए ना। तो खुद का पैसा जो होता है ना, जो आप अपने बलबूते पे अरेंज करते हो, वही जो होता है वो बूट स्ट्रैपिंग होता है। अब इसी में ही तीन अलग अलग और मेथड्स आते हैं बूटस्ट्रैप में ही। बूटस्ट्रैप का ही जो पार्ट होते हैं, एक तो आपके पर्सनल फाइनेंसेस या जो आप पर्सनल काम कर रहे हो, जो उसको उससे आपको प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे हैं, वो तो होता ही है जो आपका पैसा है। बट उसके अलावा बूटस्ट्रैपिंग में ही तीन और तरीके कवर हो जाते हैं, और वो तीन और तरीके कौन से कवर होते हैं? एक होता है ट्रेड क्रेडिट, यानी कि निखिल क्या कर रहा है, निखिल के टर्म्स हैं उसके सप्लायर्स के साथ में, और उस वजह से वो क्या कर रहा है, वो सप्लायर को बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा सामान मुझको आप उधार पर दे दो, क्योंकि निखिल के अपने पर्सनल टर्म्स हैं अपने सप्लायर्स के साथ में, तो वो अपने दम पे ट्रेड क्रेडिट लेके क्या कर रहा है, सामान को उधार पे लेके और अपना जो प्रोडक्शन है वो कर लेगा। दूसरा है फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग भी तो निखिल ने अपने दम पे ही लिया है ना। फैक्टरिंग में हम लोगों ने इनोवेटिव वेज में पढ़ा था ना कि वो कौन है, निखिल के रिसीवेबल्स हैं। तो वो क्या कह रहा है कि आप जैसे उसकी ये बैलेंस शीट थी और उसने ये देखा था कि यहाँ पे ये रिसीवेबल्स हैं, अब ये मुझको पैसा तो देंगे, बट ये पैसा मुझे 3 महीने के बाद देंगे और मुझे पैसे की ज़रूरत आज है। तो निखिल क्या करेगा, निखिल इन रिसीवेबल्स को बेच देगा और बोलेगा कि ये 3 महीने बाद जब आपको पैसा दें तो आप ये ले लेना, अभी के लिए आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। तो वो फैक्टरिंग जो है ये भी अपने बलबूते पे ही लेगा, तो इसलिए फैक्टरिंग भी आपका बूट स्ट्रैपिंग का ही पार्ट बनता है। तीसरा पार्ट बनेगा लीजिंग। तो लीजिंग में क्या है, निखिल क्या कर सकता है, निखिल कुछ लैपटॉप्स को, कुछ सर्वर्स को लीज पे ले सकता है, और वो पूरा परचेज नहीं करेगा, वो उनको लीज पे लेके और अपना काम कर लेगा। तो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या हुआ, अपने दम पे अपने बलबूते पे आप कहाँ कहाँ से फाइनेंस अरेंज कर सकते हो। सो दैट विल बी योर बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है। अब उसके बाद में हम अगर दूसरे मेथड की बात करें, दूसरे मोड की बात करें, तो वो क्या है, वो है आपका एंजल इन्वेस्टर्स। अब हम लोगों ने ये उसमें भी पढ़ा था ना, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, फैमिली एंड फ्रेंड्स हम लोगों ने इनोवेटिव वेज में पढ़ा था ना। तो उसी से ही मिलता जुलता आपका ये एंजल इन्वेस्टर्स है, क्योंकि जो लोग आपके मुश्किल वक्त में, आपके चैलेंजिंग टाइम में आपके साथ हैं, वही तो आपके अपने हैं ना। तो वही आपके लिए क्या हो गए, एंजल्स हो गए, राइट। तो निखिल का एक फ्रेंड है जिसका नाम है रोहन, और वो क्या करता है ना, वो एक आईटी कंपनी में काम करता है। क्या करता है वो, आईटी कंपनी में काम करता है। अब निखिल ने उसको बताया, निखिल ने रोहन को बताया कि रोहन मैं ऐसे करके ना एक ऐप डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो रोहन को उसका आइडिया अच्छा लगा और उसने बोला कि भाई तेरा आइडिया बढ़िया है और मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तेरे को थोड़ा पैसा दे रहा हूँ, तो मेरी साइड से भी इन्वेस्ट कर देना। तो वो क्या करता है, रोहन निखिल को अपना थोड़ा पैसा दे देता है, तो एक उसके लिए एंजल बन के रोहन आ गया, राइट। उसके बाद में अम, ये आपका एंजल इन्वेस्टर्स है। तो एंजल इन्वेस्टर्स में क्या होता है ना, एंजल इन्वेस्टर्स को मतलब आपके फैमिली के लोग हो गए, आपके फ्रेंड्स के लोग हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं जब आपको अर्ली टाइम्स में डिफ़िकल्टी हो रही है अपने लिए फाइनेंस अरेंज करने में, तो वो आपको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट देते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप नोट कर लेना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, और वो लोग जनरली आपको अर्ली स्टेजेस में हेल्प करते हैं जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर उनको लगता है, एंजल इन्वेस्टर्स को लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना रोहन ने आपके ऊपर इन्वेस्ट तो करा, बट रोहन को आपका आइडिया अच्छा लगा था इसलिए उसने करा था, नॉट जस्ट फॉर योर हेल्प। तो यहाँ पे अगर एंजल इन्वेस्टर्स, एक तो ये चलो फैमिली फ्रेंड्स हो गए, बट अदर देन दैट भी एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो आपके लिए तो एंजल बन के आते हैं, बट वो जो एंजल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दूंगा तो मुझको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये बंदा क्या करेगा, इससे एक स्टार्टअप करेगा, और अगर इसका स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंस्टेड अगर मैं किसी और लैंडर को दूँ। तो इसलिए वो एंजल इन्वेस्टर सोचता है कि वो आपको पैसे दे दे फॉर योर स्टार्टअप। उसके अलावा इनको हम इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, एंजल फंडर्स भी बोलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, सीड इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, और बिजनेस एंजल्स भी बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर टर्मिनोलॉजी आपको आ जाए तो याद रखना कि हाँ, बात हम किसकी कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स की कर रहे हैं। इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स, एंजल फंडर्स या फिर बिजनेस एंजल्स। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना पैसा यूज़ करते हैं। अभी हम ना
एक थर्ड मोड पढ़ेंगे वेंचर कैपिटल फंड, तो उसमें क्या हो रहा है, वहां पर वो लोग पैसा इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। बट यहाँ रोहन ने क्या करा ना, यहाँ रोहन ने अपना खुद का पैसा निखिल को दिया। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स में वो अपना खुद का पैसा देते हैं। तो आपको ना, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि एंजल इन्वेस्टर क्या है और वेंचर कैपिटल फंड क्या है, अभी वेंचर कैपिटल फंड डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखना एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा देते हैं, बट वेंचर कैपिटल्स क्या करते हैं, वो लोग पूल ऑफ फंडिंग करके फिर आपको पैसा देते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एंटिटी दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ फंड मे बी अ कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंजल्स जो है वो सिर्फ एक पर्सन ही हो, वो कंपनी भी हो सकती है, बिजनेस ट्रस्ट भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट फंड भी हो सकती है। ठीक है, तो जो लोग अपना खुद का पैसा, यहाँ पे एक टर्म याद रख लेना, खुद का पैसा, ओन मनी, खुद का पैसा वो लोग दे रहे हैं आपको। बूटस्ट्रैपिंग में आपने अपना खुद का पैसा यूज किया था, अपने बलबूते पे आपने फंड इकट्ठा करा था, बट यहाँ पे आपको एंजल्स अपने खुद का पैसा दे रहे हैं, तो इस वजह से वो एंजल इन्वेस्टर्स हैं। अब हम अपनी थर्ड कैटेगरी पे पढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे आगे। वो है आपकी वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड में क्या होता है ना, अब क्या होता है ना, जैसे निखिल जो है ना, उसका ऐप चलने लगता है, उसका स्केल ग्रो हो रहा है, उसको और फंड चाहिए, क्योंकि उसकी अर्ली स्टेजेस में उसने अपने अपने पास से जो पैसा इकट्ठा किया था वो खर्च कर लिया, उसके एंजल इन्वेस्टर्स ने उसको हेल्प कर दिया। नाउ निखिल जो है ना, उसका जो बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हो गया है। नाउ व्हाट निखिल थिंग्स इज कि मैं काम करता हूँ, मैं जो हूँ ना, मैं इसका स्केल एक्सपैंड कर देता हूँ अपने बिजनेस का। अब स्केल आपको एक्सपैंड करना है अगर, तो डेफिनेटली यू विल नीड मनी, राइट। तो वो क्या करता है, वो फिर जाता है वेंचर कैपिटल फंड में। अब वीसी का ध्यान रखना, वीसी का, वेंचर कैपिटल फंड का ना एक ऑफिस होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का एक ऑफिस होता है। तो मैं 1 मिनट आपको एक ऑफिस बना के दिखा रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो सी, ये ना आपका वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑफिस है। अब यहाँ पर क्या है ना, वेंचर कैपिटल का ऑफिस है, तो वहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो बोलता है कि हम लोग क्या है ना, हम लोग बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग अपना पैसा किसको दे देते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को दे देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट इन सारे के सारे लोगों का पैसा उस एंटिटी में लगाता है जहां उसको लगता है कि वहां पर क्या होने वाली है, वहां पर होने वाली है एक्सेप्शनल ग्रोथ। तो अगर उसको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टअप में इतना पोटेंशियल है कि वो इन लोगों को एक्सेप्शनल ग्रोथ दे सके, तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, ये लोग उन लोगों का पैसा इन वाली स्टार्टअप्स में लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर निखिल को वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेना है, तो उसको इन लोगों को ये बिलीव करवाना होगा कि मेरी जो स्टार्टअप है, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्सेप्शनल ग्रोथ मिल पाएगी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड क्या करते हैं ना, वेंचर कैपिटलिस्ट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक रुको मैं आपको टर्म के साथ बताती हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है। क्या होती है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है। मेरे साथ साथ याद कर लोगे तो हो भी जाएगा, अगर आपने याद नहीं करा होगा तो। इन्वेस्टर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है जो क्या करती है, जो कि मैनेज करती है फंड्स को उन लोगों के जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उन लोगों के पैसे को वो ऐसे स्टार्टअप्स में लगाती है जहाँ क्या होती है, एक्सेप्शनल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। कौन, वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो नई नई कंपनीज को फाइनेंस करते हैं, या फिर इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, या न्यू प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, या फिर वो इस तरह से मतलब पैसा लगाते हैं कि वहाँ पर क्या मिल पाए, वहाँ पर मिल पाए एक्सेप्शनल ग्रोथ। ठीक है, इन्वेस्टर्स के पैसे को उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को एक तरह से इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ाना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो ये क्या करते हैं ना, वेंचर कैपिटल ये लोग पैसा लगाते हैं, क्या करते हैं ये लोग, पैसा लगाते हैं। देन ये लोग क्या करते हैं,
शेयर्स भी खरीदते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, फंक्शंस बता रही हूँ कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या क्या करते हैं। तो ये लोग शेयर्स भी खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शेयर्स में भी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, परचेज करते हैं इक्विटी शेयर्स। उसके बाद में ये लोग रिस्क भी उठाते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कंपनी की एक्सेप्शनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कंपनी को ग्रो करते हैं। कौन? वेंचर कैपिटल फंड, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? फंड देते हैं स्टार्टअप को। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो अभी हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा एक तरह से सिर्फ वेंचर कैपिटल फंड का, कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। तो उसमें क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सपोज जो हमारा निखिल है ना, वो किससे मिला? वो एक वेंचर कैपिटल फर्म से मिला, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्काई ब्रिज कैपिटल। स्काई ब्रिज कैपिटल, ठीक है। तो इस वीसी फर्म ने निखिल को क्या बताई? चार कड़वी बातें बताई। चार कड़वी बातें क्या बताई? पहली बात इन्होंने बताई कि देखो निखिल, हम तुमको पैसा तो देंगे, बट तुम बहुत ज़्यादा जल्दी हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना। कम से कम 3 से 10 साल तक तुम्हें लगेंगे, मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन है। फिर इन्होंने बोला कि तुम्हारे शेयर्स जो है वो तुरंत बेचने लायक नहीं होंगे, हम इनको लॉक इन रखेंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी नहीं है, यहाँ पे लैक ऑफ लिक्विडिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे को कुछ टाइम के लिए लॉक इन कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ इन्होंने ये भी क्लियर कर दी कि अपना एक ही फंडा है कि हम जो है ग्रोथ पे टारगेट करते हैं, एक्सेप्शनल ग्रोथ पे टारगेट करते हैं। अब ये चीज़ आपको भी पता होगी कि ग्रोथ वहीं होती है जहां आप रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो। तो हायर द रिस्क हायर द ग्रोथ। तो इन लोगों का भी यही फंडा रहता है कि हम जो है हाई रिस्क पे चलते हैं, और उसी वजह से हम एक एक्सेप्शनल ग्रोथ ले पाते हैं। और वीसी फर्म ने निखिल को एक चीज़ और बताई, वो ये बताई कि हम जो है तुम्हारी कंपनी में भी क्या बनेंगे? इक्विटी होल्डर बनेंगे, इक्विटी पार्टिसिपेशन हमारा तुम्हारी कंपनी में भी रहेगा। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ ना, अभी तक मैं आपको वेंचर कैपिटल फंड का पूरा सिनेरियो बता रही हूँ। निखिल को क्या करना था? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था, तो उसने सोचा कि चलो मैं वेंचर कैपिटल फर्म में जाता हूँ। तो उसने पहले तो ये समझ लिया कि वेंचर कैपिटल फर्म में होता क्या क्या है। तो वो लोग वो होते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो हमारा पैसा क्या करते हैं, ऐसी फर्म्स में लगाते हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा मतलब एक ऐसी फर्म में लगाते हैं जहाँ उनको लगता है कि एक्सेप्शनल ग्रोथ मिलेगी, कंपनी को ग्रो करते हैं, रिस्क उठाते हैं और शेयर्स खरीदते हैं। फिर उसके बाद जब वो गया ना, तो वेंचर कैपिटल फर्म जो कि स्काई ब्रिज कैपिटल थी, उसने निखिल को चार कड़वी बातें बताई। उसने बोला अगर तुम इन चारों कड़वी बातों से सेटिस्फाइड हो तो तुम हमसे पैसे लो, वरना निकलो। ठीक है, अच्छा। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको ना एक चीज़ और पूछ सकते हैं, और वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस देखे निखिल ने, मतलब निखिल ने ये डिसाइड करा कि मैं वेंचर कैपिटल फंड में से पैसे लूँ या नहीं लूँ। तो उसने सोचा कि चलो एडवांटेजेस देखता हूँ मैं, कि क्या क्या मुझे और एडवांटेजेस मिलेंगे अगर मैं वेंचर कैपिटल फंड में जो है इसके थ्रू मैं पैसे ऑब्टेन करूँगा। तो इसने देखा कि ये लोग तो बड़े बढ़िया लोग हैं यार। ये लोग एक तो हमारी उसमें इक्विटी लेंगे, तो इसका मतलब हमारी उसमें फर्म में लॉन्ग टर्म इक्विटी पार्टिसिपेशन आ जाएगा। उसके अलावा ये लोग सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं होंगे, ये लोग रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी शेयर करेंगे। देन सिर्फ पैसा देके ही नहीं निकलेंगे, प्रैक्टिकल एडवाइस भी देंगे। फिर वेंचर कैपिटल फंड वाले निखिल को और अदर एप्स के ओनर से भी मिलवाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी से मिलवाएंगे, नेटवर्किंग करवाएंगे निखिल की। और ऐसा नहीं है कि निखिल जो है सिर्फ थोड़े से पैसे लेके ही रुक जाए। अगर निखिल को और एक्सपैंड करना होगा तो ये लोग उसको और एडिशनल राउंड ऑफ फाइनेंसिंग भी देंगे फॉर एक्सपेंशन। उसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड जो है वो लोग क्या करते हैं ना, आईपीओ वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, आईपीओ के लिए, ट्रेड सेल के लिए, यानी कि एग्जिट प्लानिंग के लिए भी आपके स्टार्टअप को वो लोग प्रिपेयर करते हैं।
तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस उसको लगे और उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बारे में सोच लेता हूँ कि मैं जो हूँ वेंचर कैपिटल से क्या कर लूँगा, पैसे ले लूँगा। अब आपको एक अदर टॉपिक इसमें आता है और वो आता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग में क्या क्या स्टेजेस होती हैं? तो स्टेजेस ऑफ वीसीएफ। तो ये जो स्टेजेस है ना, ये 6 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है सीड मनी। पहला स्टेज होता है सीड मनी। आप बिल्कुल एक प्लांट की तरह ध्यान रखो। जैसे हम जो है, अगर हमें कोई प्लांट लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी सीड बोते हैं ना। उसी तरह से हमारे स्टार्टअप के लिए भी जो मतलब स्टेजेस होती हैं वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए भी, वो एकदम से सारा पैसा नहीं देते हैं, वो कुछ स्टेजेस पे देते हैं। और यहाँ पर हम उसको बोलते हैं सीड मनी। अब यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड्स है ना, वो सारे स्टेजेस के अलग अलग है। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 7 से 10 साल के लिए होता है। अब इस वाले पीरियड में जो वेंचर कैपिटल फंड है वो क्या करता है, वेंचर कैपिटल फंड आपको थोड़े से पैसे देता है और वो ये देखता है कि आपके आइडिया में दम है या नहीं है। तो फिर जैसे वेंचर कैपिटल फंड ने निखिल को थोड़े से पैसे दिए। अब निखिल ने क्या करा ना, एक रफ मॉडल दिखाया। जो भी उसका मॉडल था उसका एक क्या करा, रफ डायग्राम उसने दिखाया वेंचर कैपिटल फंड को, और उसके बेसिस पे उसको थोड़े से पैसे मिल गए। बिकॉज वो लोग क्या करना चाहते, वो लोग ये देखना चाह रहे थे कि इसके जो आइडिया है उसमें कितना दम है। और यहाँ पे जो रिस्क है ना, वो क्या होता है, रिस्क जो होता है यहाँ पे, दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम। रिस्क क्या होता है यहाँ पर, एक्सट्रीम होता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट स्टेज। उसके बाद में आपकी जो सेकेंड स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 5 से 9 साल तक के लिए। अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में आपका रफ डायग्राम के अलावा एक थोड़ा सा और प्रोग्रेस होता है। वो ये होता है कि जैसे निखिल के केस में ऐप का डिज़ाइन रेडी है ना। यहाँ पे ना ये जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ ना, ये निखिल जो है, जो एक्सपेंशन कर रहा है, वो उस प्लान के बारे में सब बता रहा है कि एक्सपेंशन करने का क्या रफ डायग्राम होगा, फिर उसको आगे और क्या क्या फीचर्स करने हैं, उसका डिज़ाइन। तो उसका ऑल्दो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ तो है, बट उसके अलावा भी जैसे अगर सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो कि अभी डेवलप हुई ही नहीं है बिल्कुल। जैसे हमारे एग्जाम्पल में तो मैंने आपको बोल दिया था कि निखिल ने थोड़ा डेवलप कर लिया, उसको आगे एक्सपेंशन करना है। बट अगर ऐसे भी केसेस हैं जो बिल्कुल न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें करनी होती है। और आपको जो भी एक्सपेंशन करना होता है उसके लिए भी यू हैव टू प्रूव टू बीसीएफ कि हमारे अंदर दम है, दैट वी कैन एक्सपैंड। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला मॉडल होता है, इसमें ऐप का डिज़ाइन हमको देना होता है। तो इसमें जैसे मतलब ऐप का डिज़ाइन इन द सेंस कि हमको जो है बिजनेस मॉडल के बारे में बताना होता है। तो इसमें आपको ये बताना होता है कि आप जो क्या, किस तरह से आप अपने प्रोटोटाइप को इनिशियलाइज करोगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करोगे। तो यहाँ पे एक तरह से टेस्ट वर्जन के लिए आप पैसे लेते हो कि हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट दैट। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है, वो रिस्क तो स्टिल होता है, बट यहाँ पे आपका ऐप का डिज़ाइन रेडी होता है। देन आपको जो वेंचर कैपिटल फंड से पैसे लेने होते हैं वो बेसिकली लेने होते हैं मार्केटिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके आइडिया में कितना दम है ये देखा जा रहा था, जो सीड मनी था। बट सेकंड स्टेज में क्या देखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आपको आइडिया के लिए सपोर्ट चाहिए, लेकिन सेकंड स्टेज में आपको जो चाहिए वो चाहिए डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट्स को, मार्केटिंग करने के लिए, और जो है टेस्टिंग करने के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिस्पॉन्स एक तरह से क्या आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे जो रिस्क होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो रिस्क होता है वो एक्सट्रीम से थोड़ा कम होता है, बट इट इज़ स्टिल वेरी वेरी हाई। उसके बाद में आपके 4 और स्टेजेस होते हैं, टोटल 6 स्टेजेस होते हैं आपके वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के। और वो ये होते हैं कि थर्ड स्टेज आपकी होती है फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से होता है। तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड में रिस्क जो होती है वो वेरी हाई से हाई हो जाती है। और यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो हो जाता है आपका
3 ईयर्स से लेकर के 7 ईयर्स तक, ठीक है, 3 ईयर्स से लेकर के 7 ईयर्स तक। अब यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट बजट दिया गया और वेंचर कैपिटल ने बोला कि अब यहाँ पर आपका असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेंचर कैपिटल ने क्या करा है, थोड़ा और फंड दे दिया है एक बजट में आपको। और यहाँ पे आपको फाइनली जो है वो आपको एक्चुअली में यहाँ पर फंड मिला है। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपका मार्केट में लॉन्च हो गया है ऐप, और आप उसको फुल वर्जन को अच्छे से उसकी मार्केटिंग करो और उसका कंप्लीट प्रोडक्शन करो। उसके बाद में आपका सेकेंड राउंड जो होता है, सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में आपका जो रिस्क होता है वो सफिशेंटली हाई होता है, मतलब हाई से थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका लॉक इन पीरियड रहता है वो कितना हो जाता है, 3 से लेकर के 5 ईयर्स तक हो जाता है। अब आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने आइडिया टेस्ट करा, फिर आपने मार्केटिंग के लिए पैसे लिए, फिर आपने अपने प्रोडक्ट को फाइनली लॉन्च कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जो हो सफिशिएंटली हाई, मतलब क्या कर रहे हो कि ना तो अब आप लॉस मेकिंग हो रहे हो और ना अभी आप प्रॉपरली प्रॉफिटेबल हुए, मतलब आप अपने डेली के ऑपरेशंस कर पा रहे हो। मतलब प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन डेली के जो आपके ऑपरेशंस है वो कर पा रहे हो। एंड अभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है सेकेंड राउंड में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड राउंड में क्या होता है, थर्ड राउंड में आपका जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 1 से लेकर के 3 साल। यहाँ पे आपका रिस्क भी मीडियम हो जाता है। और यहाँ अब आप क्या करने लगे हो, यहाँ अब आप अपने मार्केट को भी एक्सपैंड करने लगे हो और प्रोडक्ट को और ज़्यादा डेवलप करने लगे हो, सो दैट आप नॉन प्रॉफिटेबल से अब आप एक प्रॉफिटेबल स्टेज में पहुँच पाओ। और उसके बाद में आपका एक फोर्थ राउंड होता है जिसमें आपको फाइनली आईपीओ के लिए तैयार करा जाता है। फिफ्थ जो है, मतलब थर्ड राउंड जो है उसको मेजानाइन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, और फोर्थ राउंड को हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। यहाँ तक आके आपका रिस्क जो होता है वो कम्प्लीटली लो हो जाता है। तो वेंचर कैपिटल फंडिंग आपको ना इन बहुत सारे स्टेजेस से होकर के करनी होती है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट की जो रिस्क होती है वो हर स्टेज पे बहुत अलग अलग होती है। एंड यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट का खुद का पैसा नहीं होता, इट इज़ अ पूल ऑफ फंड। तो इस वजह से वो इकट्ठा आपको इतना सारा पैसा नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको इतनी सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे ना आपको ये कैसे याद रहेगा कि कहाँ आपका फंड कितना लॉक इन पीरियड के लिए, तो देखो 6 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सबसे पहले वाला क्या था, सबसे पहले वाला था 7 साल और दूसरा क्या था 10 साल। अब यहाँ क्या लिख दो, 9 7 5 3 और 3, 9 7 5 3 3, मतलब यहाँ पे 2 से रिड्यूस होता गया। 7 और 10 पहले वाला याद रख लेना, फिर 9 7 5 3 और 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 से रिड्यूस कर दो, तो यहाँ पे हो गया 5, फिर 3 यहाँ फिर से है, फिर 1 और 1। ऐसे करके याद रख लो कि 7 और 10 फर्स्ट वाला है, 1 और 3 सेकेंड वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे 2 2 2 2 कम हुए हुए हैं। मतलब यहाँ पे तो फोर्थ वाले में तो 3 और 5 है और यहाँ पे 1 और 3। तो मतलब ये जैसे चाहे कर लो, मतलब ये अजीब सा ही है। ये लॉक इन पीरियड आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेज में 7 से 10 है, सेकेंड में 5 से 9 है, थर्ड में 3 से 7 साल है, फिर फोर्थ में 3 से 5 साल है, देन 5 में 1 से 3 है, और 6 में अगेन 1 से 3। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाई है और फिर यहाँ पे भी सफिशिएंटली हाई है, इस वजह से यहाँ पे 3 और 3 है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। अब आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो वेंचर कैपिटल में आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे होता है, ये तो हम लोगों ने स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। अब हम एक्चुअल देख रहे हैं कि वेंचर कैपिटल एक स्टार्टअप में किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको अब समझ में आएगा कि निखिल जब वेंचर कैपिटल पे पैसे लेने जाएगा तो उसको क्या क्या प्रोसीजर के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले होती है डील ओरिजिनेशन। क्या होती है, डील ओरिजिनेशन। व्हाट हैपेंस इज डील इन डील ओरिजिनेशन, वीसी को तुम्हारी डील मिलती कैसे है। तो तुम्हारी डील जो है वो दो दो तरह से मिल सकती है, यानी कि या तो निखिल खुद जाएगा और या फिर निखिल किसी इंटरमीडियरी को भेजेगा। अब वो इंटरमीडियरी कौन हो सकता है, वो इंटरमीडियरी हो सकता है निखिल का सीए, वो उसको वीसी से मिलवाएगा।
और वो निखिल वीसी के पास जाके बोलेगा कि सर ये ऐप जो है इसके स्टार्टअप का आइडिया है मेरा, या इसके एक्सपेंशन का आइडिया है मेरा। तो वीसी बोलेगा निखिल को या उसके इंटरमीडियरी को कि हमको क्या करो, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दो, तुम्हारा जो भी स्टार्टअप है इसके डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दो, जिसमें तुमने सारी चीज़ें लिख रखी हो, जैसे तुमने बिजनेस प्लान लिख रखा हो, फाइनेंशियल प्लान लिख रखा हो, एग्जिट प्लान लिख रखा हो, और आइडिया लिख रखा हो, ये सब होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसी डील ओरिजिनेशन, जहाँ पे आप एक तरह से क्या करने गए हो, वीसी से मीटिंग करने गए हो। सेकेंड वाला जो स्टेप है उसमें क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। अब वेंचर कैपिटल जब आपसे ये डॉक्यूमेंट्स ले लेता है ना, फिर वो ये डिसाइड करता है कि आप सही हो या नहीं हो। तो वीसी की सीनियर टीम जो है वो आपके ये जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो आपने बना के दिया है इसकी फास्ट स्क्रीनिंग करता है। वो ये देखता है कि आपका आइडिया वहाँ काम कर रहा है या मतलब काम करेगा या नहीं करेगा। आपका मार्केट साइज अभी तक अगर आपका एग्जिस्टिंग है, मतलब आपने थोड़ा भी स्टार्ट कर लिया अपने काम को, तो कितना है, फिर आप में कितनी कैपेबिलिटी है, निखिल फाउंडर जो है स्टार्टअप का उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, और रिस्क लेवल यहाँ कितना है। अगर इस स्टेज पे आप पास नहीं हो पाते हो तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, फिर आपको वीसी से फंड नहीं मिल पाता। लेकिन अगर उनको आपकी सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो फिर जैसे ये जैसे इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ हो रहा है। अब इस स्क्रीनिंग से भी जब आप गुजर चुके होते हो तो आप जो हो थर्ड वाले लेवल पे पहुंच जाते हो, और वहाँ होता है आपका ड्यू डिलिजेंस। तो अब ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है ना, ये सबसे लंबा स्टेप होता है, ड्यू डिलिजेंस। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, और हो सकता है कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी बुलाएं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में चीज़ें बताई थी वो गलत बताई थी। तो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा जाता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद में क्या होती है ना, जब अगर आप इसमें भी पास हो जाते हो, कि इसमें फेल हो गए तो अगेन फिर वही बात खत्म हो जाती है, बट इसमें भी पास अगर हो जाते हो तो फिर होती है डील स्ट्रक्चरिंग। अब डील स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है ना, डील स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आपको बुलाया जाएगा, मतलब निखिल को वेंचर कैपिटल अपने पास बुलाएगा और बोलेगा कि तुम्हारी स्क्रीनिंग में तुम पास हो गए, ड्यू डिलिजेंस में पास हो गए तुम, अब आओ चलो हम मिलके क्या करते हैं, डील करते हैं, डील बनाते हैं। कौन, निखिल और वीसी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है स्ट्रक्चर बताते हैं इन्वेस्टमेंट का। वीसी मतलब वीसी ने जैसे जो कड़वी बातें बताई थी ना निखिल को, तो वही सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर वे में वो लिखता है कि मतलब मैं जो हूँ तुम्हारे इक्विटी में पार्टिसिपेट करूँगा, और मैं तुमको हो सकता है कुछ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी दूँ, मतलब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्टिसिपेट करूँ। उसके अलावा मतलब ये लोग एक तरह से ये बताते हैं कि वेंचर कैपिटल निखिल की फर्म में किस किस तरह से इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो मतलब ये बताता है कि कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन मैनी केसेस कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर इज यूज टू इंश्योर कि जो प्रमोटर है वो रिटेन करे राइट टू बाय बैक सिक्योरिटी। तो वीसी जो है, अब देखो इसमें ना ये होता है कि वीसी पैसे डायरेक्टली इक्विटी में नहीं देते हैं, वो पहले कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में देते हैं, लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, देन उसको फिर कन्वर्ट कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा वो आपको इक्विटी में ही आपके इन्वेस्ट कर दे, वो हो सकता है कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में करे, या फिर वो क्या कर सकता है, वो हो सकता है थोड़े अमाउंट का आपको लोन भी दे, वीसी जो है। तो वो इस तरह से ये बताते हैं कि हम जो है किस किस तरह से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और वो ये चीज़ भी इंश्योर करते हैं, क्या क्या इंश्योर करते हैं, कि कंपनी कहीं किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, कहीं फाउंडर अपनी मर्जी से तो शेयर नहीं बेच देगा, और वीसी का पैसा सेफ रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक तरह से डील बन रही है दोनों के बीच में, तो सारी चीज़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक और देता है वीसी, और वो होता है टैग अलोन क्लॉज, टैग अलोंग क्लॉज, टैग अलोंग क्लॉज। इस पे हो भी सकता है कि सेपरेट क्वेश्चन बन जाए। इसमें क्या होता है ना, टैग अलोंग क्लॉज में, टैग अलोंग क्लॉज में ये होता है कि सपोज कल को निखिल जो है वो अपना 40% जो शेयर है वो किसी बड़े बायर को बेचने लगता है। ठीक है, जो निखिल है वो अपनी कंपनी से क्या करता है, 40% का शेयर किसी बड़े बायर को सपोज बेचने लगता है। तो वेंचर कैपिटल ये बोलता है कि मुझे भी राइट होगा कि मैं भी अपने शेयर्स बेच के इससे
मतलब जब जब तुम अपने शेयर्स बेचो तो मुझे भी ये राइट है कि मैं अपने शेयर्स उस पर्टिकुलर बायर को बेच सकूं। तो इससे ये होता है कि वेंचर कैपिटल जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करता है, वो फंसता नहीं है, और उसके थ्रू उसको एक बढ़िया बायर मिल जाता है और एक एग्जिट प्लान भी मिल जाता है। देखो होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वीसी ने उसको बताया था कि हम तुम्हारी इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो वीसी क्या होता है, वीसी उसका एक तरह से इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो वो निखिल को ये बोलता है कि जब तुम अपने शेयर बेचोगे तो मैं भी जो हूँ अपने शेयर बेचूंगा। तो इससे जो निखिल है वो वीसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि अब मेरे पे तो शेयर्स ही नहीं है, या फिर अब आप अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते हो। तो वो एक तरह से सिक्योर हो जाता है। उसके बाद में एक और फिर जब डील स्ट्रक्चरिंग हो जाती है, मतलब डील बन जाती है, तो उसके बाद में आता है आपका फिफ्थ स्टेप, और वो होता है आपका पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या होता है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है वो वीसी जो है वो पैसे देता है, लेकिन वीसी पैसे देके चला नहीं जाता। वीसी क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देता है निखिल की कंपनी में, और वो उसको वहां बिठा देगा, रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में बिठा देगा। अब ऐसा अगेन वो इसलिए कर रहा है सो दैट वीसी को सारी खबर रहती रहे कि निखिल की कंपनी में एक्चुअली क्या हो रहा है। वीसी बहुत ज़्यादा अपने पैसे को लेके इतना सिक्योर होता है, क्योंकि वो उसने क्या करा होता है, पूल ऑफ फंड्स को इन्वेस्ट करा होता है ना, इस वजह से। और उसके बाद में एक लास्ट स्टेप आपका होता है वीसी कैपिटल का, दैट इज द एग्जिट प्लान। तो एग्जिट प्लान में क्या होता है, स्टार्टअप ग्रो होता है। अब वीसी को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी चाहिए अपने। तो निखिल को बोला जाता है कि एग्जिट प्लान जो है तुम पहले ही बता दो। तो एग्जिट प्लान में निखिल क्या बताता है, एग्जिट प्लान में निखिल दो दो चीज़ें आपको बताता है कि आप जो हो या तो थर्ड पार्टी को बेच दोगे, मतलब आईपीओ कर दोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दोगे। तो या तो निखिल क्या करेगा, आईपीओ निकाल लेगा, या कोई बड़े इन्वेस्टर्स को बड़ा बड़ा इन्वेस्टर एक्वायर कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा, प्रमोटर बायबैक को ऑप्ट कर लेगा। तो निखिल बोलता है वीसी से कि सर मैं आपके शेयर जो हूँ वो बायबैक कर लूंगा। तो ये जो निखिल है ना, ये एग्जिट प्लान के लिए भी पहले से ही वीसी को बता देगा, और वो ये बताएगा कि या तो हम क्या करेंगे, आईपीओ या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एग्जिट प्लानिंग कर लेंगे, और या फिर आप क्या कर देना, आपके जो शेयर्स जो भी आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, एग्जिट प्लान का मतलब टाटा बाय बाय जब हो रही है, तो सपोज 40% जो है, 40% की शेयर होल्डिंग जो है वो वीसी की निखिल की कंपनी में है। तो निखिल क्या करेगा ना, इन 40% शेयर को बायबैक कर लेगा। अब डेफिनेटली वो जो बायबैक करेगा उसको बायबैक जो है एक प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो 18 to 25% ये जनरली रेट रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये पहले ही नोट हो जाएंगी कि इन केस वीसी और निखिल के बीच में कुछ एग्जिट प्लान रहता है तो वो किस तरह से होगा। ठीक है। तो या तो वो क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को बेच देंगे, मतलब आईपीओ निकाल देंगे, और या फिर क्या हो जाएगा, या फिर प्रमोटर जो है वो कमिटमेंट देता है कि मैं जो हूँ एक प्री अग्रीड रेट पे आपके शेयर्स को बाय बैक कर लूँगा। अब एक और टॉपिक रहता है वीसीएफ में, लास्ट टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम वीसीएफ का। तो हम लोगों ने ये समझा था ना कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और भाई मैं आपको दिखाती हूँ वो डायग्राम। जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ये वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वेंचर कैपिटल जो है वो आगे स्टार्टअप्स को देखती है। अब ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये भी दो तरह से हो सकते हैं। दो तरह से कैसे हो सकते हैं, एक तो ये इन्वेस्टर्स हो सकते हैं आपके इंडिया से, और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आपके कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक इंडियन, एक फॉरेनर्स। अब इसी से ही ना दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो है उसका नाम होता है आपका डोमेस्टिक फंड्स। हम नाम से ही समझ आ रहा है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक फंड्स में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके इंडियन इन्वेस्टर्स। तो ये इंडियन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक पूल ऑफ फंड्स बना लेते हैं, एक ट्रस्ट में फिर ये डाल देते हैं सारा का सारा पैसा। एक पूल ऑफ फंड्स इनका हो जाता है, और वो जो ट्रस्ट होती है वो इंडियन ट्रस्ट ही होती है। फिर उस ट्रस्ट से क्या होता है ना, पूल ऑफ फंड्स इन अ ट्रस्ट। ठीक है, पूल ऑफ फंड्स। फिर ये जो ट्रस्ट या ये जो कंपनी होती है ये क्या करती है, ये आगे वेंचर कैपिटल को पैसा दे देती है, और फिर वो वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, स्टार्टअप में पैसे लगा देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है
कि इसमें डोमेस्टिकली हम पैसा रेस कर रहे हैं, तो इंडिया के इन्वेस्टर्स एक ट्रस्ट में डाल देते हैं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो पूल ऑफ फंड्स बन जाता है, और उसके बाद वो फिर आगे स्टार्टअप्स को दे दिया जाता है। अब उसके बाद में दूसरा आपका होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ना बाहर के लोगों से भी हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, मतलब बाहर के लोगों का पैसा भी हम स्टार्टअप्स को दे रहे हैं। अब इसमें भी देर आर टू स्ट्रक्चर्स, एक होता है आपका ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक होता है आपका यूनिफाइड स्ट्रक्चर। इसमें हम दोनों ही स्ट्रक्चर्स में क्या कर रहे हैं, बाहर वालों से पैसा ले रहे हैं। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ बाहर वालों से ही हम पैसा लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं ना, उनसे डायरेक्टली हम इंडिया में पैसा नहीं ले सकते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक सॉरी ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना पैसा ना एक या तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में लगा देते हैं, या फिर ये एक लिमिटेड पार्टनरशिप में लगा देते हैं अपना पैसा। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ये लोग डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो हैं, ये फर्दर फिर क्या करते हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज या ये लिमिटेड पार्टनरशिप्स, ये आगे फिर स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं। ये लोग डायरेक्टली, मतलब ऑफशोर इन्वेस्टर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स डायरेक्टली स्टार्टअप में पैसा नहीं लगा पाते हैं। इनको एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप में अपना पैसा डालना होता है, और उसके बाद जो है इनका पैसा मतलब एक उसमें जाता है, ट्रस्ट वगैरह बनता है, फिर आगे वो स्टार्टअप्स को जाता है। तो इनको एक ये पॉइंट जो है ये एडिशनल करना होता है। सो दिस इज़ अबाउट ऑफशोर स्ट्रक्चर। एक होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, यूनिफाइड स्ट्रक्चर में बाहर वालों से भी पैसा आता है और इंडिया वालों से भी पैसा आता है। अब क्या होता है ना, ये हमारे दो तरीके के इन्वेस्टर्स हो गए। बट अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी हम बाहर वालों से पैसा लेते हैं, तो उस केस में हम डायरेक्टली जो है वो पैसा नहीं डाल सकते इंडिया में, वहाँ हमें ये स्टेप करना होता है एलएलसी या एलपी वाला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ ये एडिशनल स्टेप कर लेते हैं एलएलसी या फिर एलपी वाला। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडियन ट्रस्ट में अपना पैसा डाल देते हैं। फिर ये एलएलसी, एलपी और इंडियन ट्रस्ट, ये तीनों अपना कंबाइन करके एक कंबाइंड ट्रस्ट बनाती हैं। और फिर ये जो कंबाइंड ट्रस्ट है, इससे आपका पैसा आगे स्टार्टअप्स में जाता है। तो ये बस इतना सही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग मिलके एक जो है वो ट्रस्ट बना रहे हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर वो लोग डायरेक्टली इंडियन वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इनको एक एडिशनल स्टेप करना होता है एलएलसी या एलपी वाला। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ऑफशोर वाले केस में जो इनका एसेट्स का मैनेजमेंट है, ये एक ऑफशोर मैनेजर ही करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो अपने एसेट्स को ऑफशोर व्हीकल में करते हैं, और वो जो है वो लोकल वाले भी उसको मैनेज करते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक तरह से मतलब बस आपको ये ध्यान रखना है कि एलएलसी या एलपी वाला यहाँ स्टेप जो है वो एडिशनल है। उसके बाद में इस चैप्टर में कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आपका टॉपिक और है, और वो ये है कि जो वाई इंडिया बिकेम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स टू थ्राइव इन, कि इंडिया में स्टार्टअप्स का इतना स्कोप क्यों है। तो वो इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है यूज़ इंटरनेट का, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स है, टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए इंडिया जो है एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स के लिए। उसके बाद में आपका एक और टॉपिक आता है, और वो लास्ट टॉपिक रहता है इस पूरे चैप्टर का, और उसका नाम रहता है सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस। तो सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस में क्या होता है, तो मैं इसको बता ही देती हूँ आपको। इस पूरे टॉपिक में क्या है, वो छोटा सा टॉपिक है कि सक्सेशन प्लानिंग में क्या करते हैं। जैसे हमारे जो एग्जाम्पल था चैप्टर का, उसमें कौन था, निखिल था। ठीक है, निखिल था सक्सेशन प्लानिंग। तो निखिल ने क्या सोचा, निखिल ना सोचता है कि अगर मैं बीमार हो गया या फिर मुझे कुछ हो गया तो इस कंपनी का क्या होगा। तो ये क्या कर रहा है ना, ये जो चीज़ अभी हुई नहीं है, उस सिचुएशन को वो पहले ही अज्यूम कर ले रहा है, और उसके लिए अपनी कंपनी को प्रिपेयर कर ले रहा है। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, दैट मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट।
तो एक प्रोसेस होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पोजिशंस विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान्स फॉर इंडिविजुअल्स टू अज्यूम दोज पोजिशंस, कि आप जो हो पहले से ही वो सिचुएशन को अज्यूम कर लो। तो जैसे आप पहले से ही अज्यूम कर लो कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन कर लो, तो आप क्या कर लोगे, सक्सेशन प्लानिंग कर लोगे। सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली। तो इससे क्या होता है कि राइट पीपल राइट जॉब के लिए आपको मिल जाते हैं। अब इसका नीड क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। जिस कॉज़ का, जिस बात का आपको डर था, आप वो रिमूव कर पाते हो। टैलेंट पाइपलाइन आपको एक मिल जाता है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टैलेंट पाइपलाइन, कि आपको नए लीडर्स की एक लाइन मिल जाती है, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन मिल जाता है और आप अलाइन कर पाते हो सही तरह से अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। देन बिजनेस सक्सेशन स्ट्रैटेजी क्या रहती है, तो बिजनेस सक्सेशन स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाओगे, क्या आप करोगे। तो सबसे पहले तो आप जो हो की लीडरशिप को इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट की लीडरशिप पोजीशंस, की मतलब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। फिर इन वाली की पोजीशंस के लिए भी क्या क्या क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट है। कि मतलब सपोज़ आप ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के की लीडर हो, तो आप ये सोचोगे कि मैं, अगर मेरे को कुछ हो जाता है मेरी एब्सेंस में, यहाँ कौन इस चीज़ को संभाल सकता है। फिर आप ये देखोगे कि आप जो हो, आप कॉम्पिटेंसीज देखोगे करंट वर्कफोर्स की, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो कितने काबिल हैं। तो आइडेंटिफाई करोगे कॉम्पिटेंस एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की। और उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप ये देखोगे, अगर आपको लगेगा कि इनमें से कोई काबिल है तो आप उसको वो पोजीशन अलॉट कर दोगे। अदरवाइज यू विल ब्रिज द लीडर, दैट मीन्स आप जो हो यंग लोगों को प्रिपेयर करोगे सो दैट वो जो है वो उस गैप को मतलब फुलफिल कर पाए, मतलब वो जो इम्पोर्टेंट काम जो आप करते हो तो वो लोग भी वो सीख पाए। अब इसमें कुछ चैलेंजेस ये आते हैं कि फाउंडेशन, जो फाउंडर का माइंडसेट होता है, जो कॉर्पोरेट का माइंडसेट होता है, वो डिफरेंट होता है। बिकॉज मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा ड्रीम था कि ये ऐप मैं बनाऊँ, तो ऑब्वियसली मेरा जो मेरी कंपनी की तरफ लगाव होगा दैट विल बी डिफरेंट। बट जो लोगों को मैंने अपने अंडर रख रखा है, तो वो लोग क्यों ही अटैच्ड होंगे ना मेरी कंपनी से, उनको तो अपनी सैलरी से मतलब है। तो इस वजह से फाउंडर का माइंडसेट और कॉर्पोरेट का माइंडसेट डिफरेंट रहता है। तो एक चैलेंज होता है कि हम कितना भी कोशिश करें बट वो लोग उतने डेडिकेशन से ज़रूरी नहीं है कि काम करें। दूसरा ये रहता है कि ये प्रीमेच्योर रहता है फॉर स्टार्टअप्स टू इम्प्लीमेंट बिजनेस सक्सेशन, क्योंकि स्टार्टअप को लोग जो हैं वो फाउंडर के नाम से ही जानते हैं। उनकी कंपनी की अभी जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं हुई होती है। इस वजह से सक्सेशन प्लानिंग स्टार्टअप्स में करना थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है। और दूसरा जो फाउंडर होता है ना, वही होता है फेस ऑफ स्टार्टअप, तो उसके एब्सेंस में सक्सेशन प्लानिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये 3 जो है ये चैलेंजेस भी आते हैं, तो आपको ये थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा। मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया है सब, बट 2-4 बार पढ़ोगी तो यू विल लर्न दैट। तो इस वीडियो को एक बार देख लिया, एक बार और देख लो चाहो तो। और उसके बाद क्या करो, अपने नोट्स को बार-बार पढ़ो। 2-3 बार भी पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि एग्ज़ाम तक यू विल बी एबल टू रिकॉल द पॉइंट्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। मैं बहुत ही जल्द आपके बाकी के 4 चैप्टर्स भी ले आऊँगी, जो मेजर 5 चैप्टर्स हैं थ्योरी, वो मैं टारगेट कर रही हूँ यूट्यूब पे अपलोड करने का। तो मैं वो भी ले आऊँगी और उसको उसको भी मैंने इसी तरह से याद किया है, बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह बना के। तो वो मैं शेयर कर दूँगी सो दैट आपकी भी हेल्प हो जाए एंड आप मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दो बाय लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।